नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। अब जैसे कि हार्डली 24 डेज़ बचे हुए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज़ कर दें और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दें। ठीक, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए किन हाई प्रोफाइल टॉपिक्स पे, या फिर कह लीजिए कि जो वो टॉपिक्स जो आते ही आते हैं हर साल, या फिर रिपीट करते हैं अपने आप को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, उनको अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन 90 टॉपिक्स में, और ये 90 टॉपिक्स स्पैन करते हैं ओवर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो कि बेस बनाते हैं आपकी प्रिपरेशन का। कुछ लोग को ये लगेगा कि अरे यार रिवीजन की बात कर रहे हैं यार, अभी तो कुछ चीज़ें हम टच भी नहीं किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं टच किया है तो उनको रिवाइज़, या फिर कह लो कि आप फिनिशिंग टच की तरह से पढ़ाई करो और उसका रिवीजन फर्स्ट टाइम सब बराबर कर दो, है ना। तो इन टॉपिक्स को प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो आप लोग, और ईज़िली प्रीलिम्स क्लियर होगा। बिलीव मी, ये 90 टॉपिक्स आपको सेल आउट करेंगे। आराम से आप प्रीलिम्स के हर क्वेश्चंस को करने में सामर्थ्य अपना जुटा पाओगे। ठीक है, तो चलिए वो टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर साल। फिर आता है मौर्यन एम्पायर, देन आता है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला भी पार्ट आ जाता है गुप्ता पीरियड में। साथ ही साथ कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें हुई थी, घटित हुई थी, उस वो टाइम पीरियड में आता है। फिर सदर्न किंगडम्स में आता है चोला, पांड्या, चेराज। उसके साथ साथ क्या क्या उस दौरान हुआ था, मतलब कुछ कुछ कीवर्ड्स के नाम पूछे जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको भक्ति मूवमेंट का कुछ कुछ हिस्सा मिलता है वहाँ पे। तो नयनार्स, अलवर्स उस समय स्टार्ट हुए थे। एट द सेम टाइम कुछ कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्या कौन कौन सी यूनेस्को साइट्स हैं, है ना। तो वो चीज़ें की बात की जाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स स्पैन करता है एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मेडाइवल हिस्ट्री तक। ठीक है, तो एंशियंट कह सकते हैं लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर सबके बारे में पूछा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़। तो अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछे, हायरार्की, मतलब क्रोनोलॉजी के बाद साथ में फाउंडर्स का नाम पूछे, पर्टिकुलर कह सकते हैं डायनेस्टी के अंदर कौन कौन लोग हुए हैं, लास्ट रूलर कौन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ है, ये सब के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट वॉर्स। तो वॉर्स के बारे में तो आपने जानते ही हो कि मैच द फॉलोइंग से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हायरार्की वही चली जाती है, क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है, कौन किसके बाद कब हुआ। तो ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो इसी के साथ हम एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने मेडाइवल नहीं चूज़ किया है, मेडाइवल क्योंकि यार मेरा खुद का एरिया नहीं रहा है वो कभी, तो मैं दूसरों को क्या रेकमेंड करूँ। ठीक है, तो वो उसी एरिया से बात करनी चाहिए जिसमें आप खुद पढ़ाई किए हो, खुद आप मतलब कुछ स्कोर लेके आए हो। तो मेडाइवल में कभी अच्छा स्कोर नहीं रहा, मैं पढ़ाई ही नहीं किया है ना, तो उसके बिना भी प्रॉब्लम्स निकलता है। ठीक है, तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो इसमें सारे फैक्ट्स, इवन क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज सबसे पहला आया, उसके बाद ब्रह्मो समाज, उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज, फिर उसके बाद तत्वभूनि सभा। ये सारी चीज़ें जितनी भी कह सकते हो ना आपकी क्रोनोलॉजी रही हैं, फाउंडर्स रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ आपके जनरल्स रहे हैं, न्यूज़पेपर्स रहे हैं, सब कुछ पूछता है। नेक्स्ट है आपका पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट मूवमेंट से वही पूछता है कि ईयर कौन सा रहा है, और उसके कह सकते हो कि लीडर्स कौन कौन से रहे हैं। तो आप यूपी से रिलेटेड खासकर चीज़ें पढ़ लेना। इक्का मूवमेंट हुआ आपका, फिर आपका स्वामी सहजानंद वाला जो मूवमेंट हुआ, ढेर सारे यूपी बिहार से रिलेटेड चीज़ें हुई, ठीक है ना। मोपला रिबेलियन हुआ, सारी चीज़ें पढ़ना। फिर आता है ट्राइबल। ट्राइबल मूवमेंट में फिर से आता है कि क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग पूछ देगा, और लीडर्स के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट आता है कास्ट मूवमेंट। कास्ट मूवमेंट में भी आप फिर से वही बात आती है, लीडर्स, ईयर, और उनके रिलेटेड कुछ कुछ अगर जर्नल्स और बुक्स हैं तो वो भी पूछा जाएगा। फिर पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत रिपीटेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है ये। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी से स्टार्ट क्यों नहीं, स्टार्टिंग तो राजा राम मोहन रॉय, वो लैंड होल्डर सोसाइटी से स्टार्ट होता है, समझ रहे हो, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ से लेकर 1885 तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, ठीक है, तो आपका काम है कि उसको अच्छे से पढ़ना, लीडर्स कौन जुड़े रहे हैं, क्रोनोलॉजी, उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर और जनरल्स। तो मैंने कवर ही कर दिया है कि न्यूज़पेपर और जनरल्स कितने कितने, इवन आपके मॉडर्न एज के, मतलब सॉरी 1947 से पहले जितने भी लोग का नाम आप सुने हो, और जनरल्स और कह सकते हो कि न्यूज़पेपर का नाम सुने हो, कौन पहले बंद हो गया, कौन पहले खुला, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था इंडिया का, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था,
तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पड़े हुए हैं, रेडी टू कह सकते हो, रेडी टू क्रैम है ना, मतलब मुझे शर्म नहीं आएगी बोलते हो, रेडी टू क्रैम है, 30-30 पेज के नोट्स हैं, रट्टा मारो एग्ज़ाम दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें से होता है 1885 से। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेशन से ही होता है फर्स्ट, कह सकते हो कि मुस्लिम फर्स्ट, पहली बात आता है कि फर्स्ट एवरी काइंड ऑफ फर्स्ट, सब फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश, फर्स्ट मुस्लिम, है ना। तो इस तरह के जितनी भी चीज़ें फर्स्ट हुई हैं फर्स्ट, उसके बाद जितने जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, सेपरेशन कब हुआ, फिर जॉइंट कब हुआ, है ना, फिर मतलब आईएनसी और मुस्लिम लीग कब एक साथ आए, क्या क्या किस किस सेशंस में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, अलग अलग पर्सनालिटीज़ जो नाम जुड़े हुए हैं, तो सारे पढ़ना आप, ठीक है। फिर आता है ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग एरा ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो एरा होती है ना, वो चाहे वो मेंस हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, ठीक है, चाहे वो प्री हो, और चाहे वो यूपीएससी हो, और चाहे वो यूपीपीसीएस हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इन एग्ज़ाम्स में हमेशा महात्मा गांधी का फेज़, जब वो इंडिया आए से लेकर 1947 तक, सारी इवेंट्स आपको कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कमिटीज़ कमीशंस कंस्टिट्यूटेड अंडर ब्रिटिश रूल। अब वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि फेमाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कमीशन हो, चाहे वो किस तरह का भी कमेटी बनी हो ना, आपका काम है उसको कंठस्थ कर लेना, आएगा लिख के रख लो, ठीक है। और अच्छी बात है ना आए, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस में बता रहा हूँ, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपका लेजिस्लेशंस अंडर ब्रिटिश रूल। अब वो लेजिस्लेशन 1773 से स्टार्ट होता है, 1947 तक आता है, और आपका काम है कि सब कुछ अच्छे से नज़र डाल के डालना। और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वाला भी है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में भी यही सेम सेक्शन में ऐड करूँगा, तो कॉमन है, लेकिन आप एटलीस्ट पता रहना चाहिए कौन से एक्ट में, कौन से इंडिया मतलब काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था, किस में क्या मतलब कह सकते हैं पावर बढ़ाई गई थी, क्या क्या पावर बढ़ाई गई थी, क्या किस में इश्यूज थे, ठीक है। तो ये सब, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, 10-12 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या देखना है आपको, ग्लेशियर्स देखने हैं, माउंटेन पासेस देखने हैं, मेजर माउंटेन रेंजेस देखनी है। अब मेजर माउंटेन ग्लेशियर की पहली बात करते हैं कि हाईएस्ट ग्लेशियर कौन सा है, किस ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है, ये हमें पता होना चाहिए, कौन सा इंडिया में है, कौन सा बाहर है, ठीक। फिर आता है माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस से रिलेटेड नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक, और वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हो, और वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा। तो माउंटेन पासेस में क्या क्या क्या, किस स्टेट में कौन कौन से, कहाँ पे कंट्री में, या फिर कह लीजिए लद्दाख में कौन सा जुड़ रहा है, चाइना से कौन सा जुड़ रहा है, स्टेट में कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पास कौन सा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर आता है मेजर माउंटेन रेंजेस से मतलब ये है कि ईस्टर्न मोस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट आपको बनाना है, बताना है, ठीक है। फिर आता है कि साउथ, आपके मान लीजिए ईस्टर्न घाट्स पे आपको माउंटेन रेंजेस का नाम दे दिया, और आपको साउथ से नॉर्थ प्लॉट करना है या फिर बताना है, ऐसे ही आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बता दिया, ठीक। इसी तरह से आपको ये पूछा कि हाईएस्ट कौन सा है ना, इंडिया हाईएस्ट पीक कौन सी इंडिया में आती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप ले सकते हो। अगेन मैं जस्ट मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ये सब पढ़ लेना अच्छे से, है तो उससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है अपने नोट्स होना, ठीक। नेक्स्ट आता है रिवर्स, लेक्स, पोर्ट्स एंड डैम्स। आपको सारे रिवर्स पता होने चाहिए कि कौन से ईस्टर्न फ्लोइंग है, कौन सा वेस्टर्न फ्लोइंग है, क्या ड्रेनेज पैटर्न है उसका, क्या उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। लेक्स में आता है कि बिगेस्ट लेक, सॉल्ट लेक, बिगेस्ट कह सकते हैं फ्रेश वाटर लेक, इसी में ही आ जाएगा आपका कैबुल लामजाओ वाला आ जाएगा, फिर आपका वूलर लेक आ जाएगा, फिर आपका लगून्स पूछ सकता है, ठीक। तो फिर आता है फिर, या फिर सॉल्ट प्लेन लेक होता है, सांबर लेक के बारे में पूछ देगा, ठीक है, या फिर क्रेटर जो लूनर लेक बना था महाराष्ट्र में जो है, ठीक। फिर ऐसे इसी तरह से पोर्ट्स पे क्वेश्चन बने हुए हैं, पोर्ट्स आप बिल्कुल देख लेना, डीपेस्ट लेक, शैलो पोर्ट, सॉरी डीपेस्ट पोर्ट, शैलो पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट, है ना, नेचुरल पोर्ट, सारी चीज़ें आती हैं। डैम्स के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस रिवर पे कौन सा डैम है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मिनरल्स एंड माइनिंग लोकेशन। तो किस पहली बात ये कि कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड, उस स्टेट में भी कौन से माइनिंग एरियाज हैं, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेजर ट्राइब्स। ट्राइब से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है या पर्टिकुलर ट्राइब किस स्टेट में पाई जाती है। तो कई तो ढेर सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आप वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है ज्योग्राफी का। उसके बाद भी कुछ कुछ ट्राइब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फैक्ट्स। अब उसमें रिलेटेड फैक्ट्स में क्या होता है, पहली बात तो ये कि कौन से सीज़न में कौन सी सब अनाज बोया जाता है, कौन सा अनाज कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। फिर आता है कि कौन सा सॉयल, है ना, कौन सा सॉयल पर्टिकुलर अनाज के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। फिर आता है रिवोल्यूशंस के बारे में। तो जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए कि लेटेस्ट एमएसपी क्या है किस किस चीज़ का, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि कितना प्रोडक्शन डेटा चल रहा है, किस में इंडिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है ना। सीजन्स की तो बात मैंने करी दी। फिर आता है बॉर्डर स्टेट्स एंड रिलेटेड जोग्राफिकल डाटा। तो बॉर्डर के कौन कौन से स्टेट्स कितने से क्या क्या बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। कोई स्टेट कितने बॉर्डर एरिया से, कितने स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। लार्जेस्ट बॉर्डर कितना है इंडिया का, टेरिटोरियल बॉर्डर कितना है, टोटल बॉर्डर कितना है, नीचे हम किससे किस किस को डिवीजन होते हैं, कितने कितने डिग्री चैनल की बात हो रही है, ठीक है। किससे हमें मतलब अगर कोई लाइन ड्रॉ की गई है तो वो किससे किससे डिवाइड कर रही है। सेम केस फिर आपका आता है वर्ल्ड स्टेज पे भी कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी का पोलैंड से। फिर आता है आपका क्या क्या कहते हैं, जापान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका कनाडा और यूएस से कितने डिग्री चैनल से आपने को डिवाइड करते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा इंडियन ज्योग्राफी हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। फिर आता है इसमें तो बहुत पेट एरिया है भैया, इनका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो इनको मैच द फॉलोइंग, या फिर वो नाम दे देंगे कि किस कंट्री में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेंटर अब क्या है। इंडस्ट्रियल सेंटर से मतलब ये कहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है, कहाँ पे आयरन ओर पाया जा रहा है, कहाँ पे ऑटोमोबाइल पाया जा रहा है, कहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री है, कहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है। इस तरह से, है ना, जितना शिप बिल्डिंग हो गया, कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, उनका नाम पूछेगा आपको और ये आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही फेवरेट पार्ट है ये यूपीपीसीएस का। और हर मतलब कह लो अगर हर साल नहीं आ रहा तो मतलब अगर 4 साल की बात है ना, तो वो 3 साल तो पूछेंगे, ठीक है। और एक कभी कभी दो 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 क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना, इतने वो मतलब इस चीज़ में इनका फेवरेट है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि अलग अलग कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ ट्राइब्स तो रिपीट होती हैं, हर साल रिपीट होती हैं, उनके सोल्यूशन से नया क्वेश्चन बन जाता है। तो उसलिए आप वीडियो देख सकते हो। नहीं है नोट्स तो फिर से मैं वही कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ले सकते हो। फिर आता है ओशन करेंट्स, ठीक है, ओशन करेंट्स का लोकेशन, ठीक है। दूसरी बात क्या कि हॉट एंड कोल्ड करंट की बात हो गई। और क्या कहते हैं, फिर आपका आता है कि ऑड वन आउट, है ना। ऑड वन आउट मतलब इसमें से कौन सा 4 दे दिया जाएगा तो कौन सा कोल्ड करंट है या फिर कौन सा हॉट करंट है। नेक्स्ट है आपका प्लैनेट एंड रिलेटेड फैक्ट्स, यानी जितनी भी चीज़ें फॉर्मेशन से लेकर हुई हैं, जितनी भी थ्योरीज आई हैं। फिर आपका इक्विनॉक्स है, सोलिस्टिक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपका आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आते हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी। प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच जो मेरिडियन है उससे भी रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, कुछ पूछता है क्वेश्चन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मून के बारे में, मतलब मून नहीं, अब कह लो नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं किसके, और उसमें भी किसका नाम मतलब ऑड वन आउट है, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउंटेन डेजर्ट लेक्स एंड ग्रासलैंड। तो ये अलग अलग लोकेशन पूछ देगा आपका। ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पूछ देगा, लेक्स कौन सी बड़ी हैं, डीपेस्ट कौन है, फ्रेश वाटर लेक के बारे में, सुपीरियर हो गया, इस तरह के लेक मराकाइबो हो गया, या फिर लेक टिटिकाका हो गया। इस तरह से जितनी भी हैं, है ना, फैक्ट्स आते हैं ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है, कि टेम्परेट ग्रासलैंड कौन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन है, इंडिया में कौन सा ग्रासलैंड सबसे बड़ा है, या फिर बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बात की जाती है, वो क्यों फेमस है। और आप कह लीजिए कि आपका
सह्याद्रीज में कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं, वो क्यों फेमस हैं। माउंटेन्स की बात की जाती है, अलग अलग माउंटेन्स हैं, तो कह लीजिए ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं आपके आपके कह लीजिए कि जो रेसिडुअरीज माउंटेन कौन कौन से हैं, ठीक है। इस तरह के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से माउंटेन्स आ गए। सेम केस डेजर्ट के साथ है ना, अलग अलग अलग। सबसे बड़ा हैबिटेबल डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सदर्न सदर्न कह सकते हैं हेमिस्फीयर में कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है साइक्लोन्स एंड रिलेटेड फैक्ट्स। साइक्लोन से वही है कि कभी कभी हो सकता है कि अगर पूछ दे कि भैया ट्रॉपिकल और कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आता है। फिर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ फैक्ट पूछ देगा, अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या नाम बोला जाता है, और जो लेटेस्ट अभी आए हैं साइक्लोन उनका भी फैक्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है केनाल, मेजर स्ट्रेट्स एंड लोकल विंड। लोकल विंड में तो आप जानते हो 10-15 हैं, उनको कहाँ कहाँ पे उनका लोकेशन आता है, कौन सी वो कह सकते हैं कि कौन सी हॉट हॉट है, कौन सी कोल्ड है। फिर आता है मेजर स्ट्रेट्स, बड़े बड़े जो मतलब बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को जो जो जोड़ते हैं स्ट्रेट्स, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। मेनली यहीं पर आपका आता है मैपिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैनाल भी वही काम करते हैं कि आपको जोड़ते हैं, तो फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ढेर सारे यूरोपियन कैनाल के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ मतलब कह लो कि जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ है, मतलब सुएज कैनाल के बारे में आ गया, किस ईयर में बना था, क्या लेंथ है उसका, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड फैक्ट्स। तो एटमॉस्फेयर रिलेटेड फैक्ट्स मतलब कितने लेयर्स ऑफ मतलब एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर में क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे आयनोस्फेयर का क्या फीचर है, आपका ट्रोपोस्फेयर का क्या फीचर है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, किस में वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, किस में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, किस में ओजोन होता है, ओजोन के इशूज़ क्या हैं, फला फला है ना, ग्राउंड लेवल ओजोन, फिर स्ट्रेटोस्फेयर वाले ओजोन में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक। फिर था इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कहाँ कहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, टॉपिक है ये, ठीक। तो कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री से पास होती हैं, क्या क्या इसके मतलब फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारा ज्योग्राफी खत्म हुआ। चलिए अब इन्वायरमेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब मैं यही कहूँगा बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें भी है, इकोलॉजी में है और बायोडाइवर्सिटी में भी है। तो बायोडाइवर्सिटी में कितने तरह की डाइवर्सिटी होती हैं, इकोलॉजी में या फिर कह लो इकोलॉजी में फूड चेन हो गया, और कह लो बायोमास चेन हो गया, बायोमास का जो पिरामिड होता है, और इसी तरह से एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो किस में वर्टिकल होता है, किस में अपराइट होता है, ठीक। इसी तरह से इकोलॉजी के अलग अलग टर्म्स, कौन कौन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वाला है ना, ये हर साल पूछता है। मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे ग्रुप पे, आप उसको चेक कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। एक जगह पे मिल जाएगा तो रट्टा मारना आसान हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो हमें पता ही है भाई, है ना, चाहे वो उसको इकोनॉमिक्स में रखें, चाहे वो इन्वायरमेंट में रखें, ये SDGs आपको 1 से 17 तक पूरा का पूरा कंठस्थ होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग और फैक्ट्स के बेसिस पे सिंगल लाइन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। पोल्यूशन से आता है कि भैया कौन कौन से पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन से प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, है ना। अगर कुछ गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स निकाल रखा है तो उसमें 8 कौन कौन से कह सकते हो आपके पोल्यूटेंट्स हैं, है ना। और रिसेंटली क्या रिफॉर्म किए गए हैं, कुछ करंट अफेयर आ गया उस बारे में, है ना, या फिर कुछ फैक्ट्स आया हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है उस बारे में। फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में तो सब कुछ समझ लीजिए कि जितने भी इसी का ही समझ लीजिए कि पार्ट है आपको, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, सेंचुरीज हो गई। और इसमें कौन कौन से फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना की बात आ सकती है कि कौन कौन से एनिमल्स या फिर ट्रीज़ प्लांट्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पाए जाते हैं, उनका स्टेटस पूछ सकता है क्या नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्रीवाईक्यूज़ या फिर घटना चक्र का जो कम्प्रिहेंसिव वर्जन है उसको करना आसान रहता है और वो हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ मैंने नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स और सेंचुरी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इंडिया प्लस यूपी, वो सारे फैक्ट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी वाला तो बता ही चुका हूँ आपको। तो भैया यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एनवायरनमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी पे। तो फर्स्ट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1773 से लेकर 1947 एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड मतलब वो जब रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर जो इवोल्यूशन आया हुआ है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको
पता होने चाहिए। हर साल एक दो क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, और मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एक से स्टार्ट करो और आप जितने तक जा सकते हो उसको मल्टीपल टाइम देखो। जैसे जैसे आप देखो, जितनी बार देखोगे ना, उतना इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको स्पैन आउट मिलेंगे, आपको मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सारे टॉपिक्स में मैं दिखाऊंगा अभी। तो फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन फेज, तो कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन बैठी, किस दिन फॉर्म हुई, किस दिन उसकी लास्ट मीटिंग हुई, किस दिन अडॉप्ट किया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कहाँ से क्या चीज़ें, कौन कौन से फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों ना हो, और उसके बाद यूएस से हो गया, आयरलैंड हो गया, आप कह लो यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आपका रशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, वहाँ से क्या क्या फीचर्स उठाए गए हैं, ठीक। फिर आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, तो 1 से लेकर लेटेस्ट अमेंडमेंट तक आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल भी बहुत ही रिपीटेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, और एक से लेकर जितने भी शेड्यूल आपके पास हैं सामने रखिए और उसको कंठस्थ करते चले जाइए, चाहे वो एक्रोनिम बनाना पड़े, चाहे वो देखते ही आपको याद हो जाए, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी, ये हर साल आपको मिलेगा, और कोई भी एक्रोनिम आपको सही लगे रट्टा मारने के लिए बनाओ, रटो, जिंदाबाद। फिर आता है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। अब एक चीज़ याद रखनी है रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमें किस किस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या ऐड हुआ था, क्या क्या कौन कौन से टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं इन चारों चीज़ों में। उसके बाद आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटी का है आर्टिकल, इन चारों जगह से, ठीक है। और ये आपको कह सकता हूँ मैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे टर्म, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, कितने तरह के, पहली बात आपको इमरजेंसी है, कौन सा आर्टिकल किस में कि कह सकते हैं कि चेंज होता है, या फिर उसका कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है, आर्टिकल हो गया। फिर कौन सा कितना मेजॉरिटी से कौन सा कह सकते हो कि आप इमरजेंसी प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोवोकेशन में क्या इशूज़ आते हैं, क्या नहीं आते हैं, कि किसमें कैबिनेट का अप्रूवल ज़रूरी होता है, ठीक। और कितनी बार, कितने कह सकते हो इमरजेंसी, कौन से वाला इमरजेंसी कह सकते हो लगा है कहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड रिलेटेड आर्टिकल्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फिनेंशियल, ये तीनों रिलेशंस जो आपके होते हैं ना, 243 से साइड या फिर समथिंग से स्टार्ट होता है और 297 तक आता है, ठीक है, आर्टिकल। तो ये चीज़ आपको एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल, यहाँ से आपको ना बहुत ढेर सारे आर्टिकल दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसका सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, और चाहे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्यों ना हो, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है ना, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इनके पावर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से पावर हैं, और उसके साथ साथ जुड़े जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं ना। दूसरी चीज़ ये है कि इम्पीचमेंट रिमूवल का बारे में पता होना चाहिए, क्या पावर्स हैं, कौन से आर्टिकल, कौन से बिल्स को ये रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आपके जितने भी प्रोविजंस हैं रिमूवल और अपॉइंटमेंट से, खासकर अपॉइंटमेंट से गवर्नर के, और डिस्क्रिशनरी पावर से जितने भी रिलेटेड हैं, चाहे वो और दूसरी बात ये कि ऑर्डिनेंसेस कौन कौन से आर्टिकल से आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जितने भी पावर्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट पावर्स एंड रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, ये दी मोस्ट है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट्स आपको पता ही है, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी एवोल्यूशन में, क्या क्या कौन सी कमेटी किसको कितना पावर दे रही थी, कितने लेवल्स में डिवाइड की थी। फिर वही बात है, कमिटीज़ कितनी कितनी हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। थोड़ा सा आपको कह लीजिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है और पंचायती राज की बात हो रही है, तो उसमें जो फैक्ट है ना अलग अलग आर्टिकल में, ठीक है, उसको बारे में पता होना चाहिए, और आर्टिकल्स तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए, और आर्टिकल पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल से जुड़े हुआ है। ये आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको 2 पीडीएफ है इनफैक्ट, तो आप उसको लीजिए, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला यार, मैं बेट कर सकता हूँ इस चीज़ पे, तो है ना, इतना तो एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं बेट कर सकता हूँ कि उससे बाहर से नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा साइंस आता है, तो साइंस मुझे लगता है ना कि अगर आप
अब लास्ट टाइम पे भी उसको अच्छे से पढ़ लो ना, रिवाइज कर लो, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आता है, सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, मतलब कौन सा एरिया का स्टडी को किसको क्या कहते हैं। क्या टेक्सोनॉमी, वही बात कि क्या चीज़ को क्या कहते हैं, है ना। कहता है बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कौन सी बीमारी होती है, कौन सा विटामिन को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर प्लांट रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन का सा प्लांट किस किस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूज़ होता है। क्यूनाइन हो गया, चिलगोज़र कहते हैं, चिलगोज़ा माफ़ कीजिएगा, जेट्रोफा हो गया। ये सब क्या इंपॉर्टेंस है। डिजीज़ एंड लिंक टॉपिक्स, तो डिजीज़ वन ऑफ द मोस्ट आज टॉपिक है ना, कह सकते हो साइंस बायोलॉजी का। फिर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आप फिजिक्स में आ टाइप्स ऑफ लेंसेज, मिरर्स एंड देयर यूजेस, बहुत बार पूछा गया है, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ही पूछा गया है। देन आता है टॉपिक लिंक्ड विद लाइट्स, और जो लाइट्स का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन, कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ डिस्पर्जन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का। फिर आता है एसआई यूनिट्स का पूछा जाता है कि किसका एसआई यूनिट कौन सा है, मैच द फॉलोइंग पूछ देता है, कभी कभी नाम लेके पूछ देगा कि पार्सल क्या है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। फिर आता है इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, सो ये बहुत साल पूछा गया, वही बात मैं फिर से बोलता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, या फिर जोनास साल्क ने किसका इन्वेंशन किया, फ्लेमिंग ने किसका इन्वेंशन किया, बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का इन्वेंशन किसने किया, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। फिर आता है बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट, कि भैया प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट एलॉयज, कि किसके फॉर्मेशन से कौन सा एलॉय बन रहा है, ये भी पता होना चाहिए आपका। फिर आता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब डेली लाइफ में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज़ पूछा जाता है, कि भैया ब्लू विट्रियल पूछ दिया गया है ना, इस तरह की चीज़ें। फिर नाफ्थलीन पूछ दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है नेचुरली अकरिंग एसिड्स, तो ये वही एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, है ना, किसमें मतलब आप कह लो कि नींबू में कौन सा एसिड है ना, टार्ट्रिक एसिड है, जो चींटी काटती है वहाँ पे कौन सा एसिड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सल्फ्यूनिक एसिड कहाँ पे है, ठीक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थिंग्स यूज्ड इन डेली लाइफ एंड कॉमन सॉल्ट, तो डेली लाइफ में जो है यूज़ हो रहा है, हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका कंपाउंड का नाम क्या है, एग्जैक्टली यही है। और दूसरी बात कि कौन सा कॉमन सॉल्ट का हम कौन सा नाम देके हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डिवाइसेस एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय देम, तो वही बात है भैया, रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर है, एसी से डीसी कौन बनाता है, डीसी से एसी कौन बनाता है, फोटोवोल्टेक सेल कौन सा काम क्या करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा साइंस वाला पार्ट खत्म हो गया। इतना आप पढ़ लोगे ना तो बहुत है यार, मतलब वही मैं बोलता हूँ ना कि 15 क्वेश्चन अगर वो 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हमारा 14 लेके टारगेट चल रहे हैं, 14 हम अगर हम 14 भी निकाल रहे हैं ना तो आराम से सेल थ्रू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से भैया टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ लेना भैया, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट पैरामीटर्स टू और सर्टन पॉवर्टी लाइन, तो और रिलेटेड कमिटीज़, तो कमिटीज़ के बारे में क्या होता है, कमिटीज़ का वही पूछ देगा, क्रोनोलॉजी पूछ देगा कि कौन पहले है कौन बाद में आई। नेक्स्ट है रीसेंट डाटा लिंक्ड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रोजेक्शन है, कितना इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, या किसी और एजेंसी का भी कुछ कमेंट आया है, ठीक है। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि नहीं है, पॉवर्टी से रिलेटेड फैक्ट पता होने चाहिए, कितने पॉवर्टी से, अब से कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, देखना ये इतना पता है कितने लोग पॉवर्टी में हैं, लेकिन ये जरूर पूछा कितने लोग पॉवर्टी से निकाला गया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डाटा आया होगा जो नीति आयोग प्रिंट करती है, उसके बारे में पढ़ लेना। फिर आता है रिसेंट पास्ट में देखा है कि यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और स्टेट बजट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से ज़्यादा क्या है कि बनेंगे तो 4-5 अच्छे खासे, लेकिन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा ना अच्छे से पढ़ना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, इसके बारे में क्वेश्चंस बनने लगे हैं, अलग अलग देख लीजिएगा। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी की जो बेसिक टर्मोलॉजीज है ना उनको पढ़ लेना आप। नेक्स्ट आता है प्लानिंग हिस्ट्री एंड रिलेटेड फैक्ट्स, तो जितने भी प्लान्स आए हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड ईयर मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान, इस तरह से, और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे एट द सेम टाइम, कौन कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी, है ना, पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में, तो ये पता होना चाहिए। फिर ये आ ही गया आपका एसडीजी की बात हो ही गई हमारी, कि हमने चाहे वो इन्वायरमेंट में बात करें चाहे वो हम इकोनॉमिक्स में बात करें। फिर आता है इंडिसेस एंड रिलेटेड फैक्ट, तो इंडिसेस कौन कौन से इंडिसेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है,
पिछले साल क्या थी और कौन पब्लिश करता है, ठीक है, कौन पब्लिश करता है इसको, ठीक है, पास्ट में क्या रैंकिंग थी, प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस टॉपिक्स। अब मिसलेनियस में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है, सेंसस पढ़ लेना भैया, मैंने शेयर कर रखा है इंडिया और यूपी का, टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हो। मिनरल डेटा भी शेयर कर दिया मैंने रिसेंटली। फिर आता है एग्रीकल्चर डेटा भी शेयर कर दिया मैंने रिसेंटली। टाइगर सेंसस क्या है ये भी मैंने शेयर कर रखा है ना, तो इसके बारे में कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं रिसेंटली, कहाँ पे पाए ही नहीं गए, कौन से टाइगर रिजर्व में, वो भी कुछ टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पाए ही नहीं आते हैं। ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं या कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, जैसे जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में सबसे, सॉरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पर कर्नाटका है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय नीति आयोग एंड स्टेटस ऑफ यूपी। तो नीति आयोग कुछ स्टेट मतलब ढेर सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ठीक है, रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। उसमें पहली बात रिसेंट में क्या फैक्ट्स हैं, एट द सेम टाइम यूपी क्या उसमें का रोल कितना रहा है और क्या स्टेटस रहा है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड देयर लोकेशंस। तो ढेर सारे ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। अब वो चाहे पोटैटो हो, एरिड एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो वेटनरी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ढेर सारी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं। आप उनको उनका नाम प्लस लोकेशन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, देख लेना। फिर सेम इसी तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, IMF आएगा, फिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आएगा। इस तरह के जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनको पढ़ना जरूरी था, उनका लोकेशन हेडक्वार्टर खासकर पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी आपका ईयर भी पूछ देता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि डेटा वो इंडिया से रिलेटेड और यूपी से रिलेटेड, ठीक है। फिर यूनेस्को साइट्स कितनी है इंडिया में, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है, और क्या कहते हैं उनका रीसेंट डेटा क्या है, कौन से रिसेंटली ऐड किए गए हैं। क्रिएटिव सिटी कॉन्सेप्ट भी एक आता है यूनेस्को का, उसको भी ऐड किया जाता है रिसेंटली, उसके भी डाटा आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और लास्ट में GI टैक्स पता होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है इतना करने के बाद ना आप आराम से सेल थ्रू हो जाओगे। आई होप कि मैं आपको बस एक तरह से ना गाइडिंग लाइट दे रहा हूँ कि अगले 24 दिन बहुत ही दिमाग को ठंडा रखते हुए, ठीक है, दिमाग को ठंडा रखते हुए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको रिवीजन करना है। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी को दिखाना नहीं है, किसी कहीं पे तमगा नहीं मिलने वाला, तुमको प्रॉब्लम्स क्लियर करने वाला है। नहीं पढ़े हो पढ़ो, रिवाइज करो, है ना, दिनों रात लगा दो। हम कहीं ऐसा नहीं है कि तुमने आप अभी तक नहीं पढ़ा हो, मैं बोल रहा हूँ रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, तो बड़ा ही अपने अंदर खराब फीलिंग करने वाली बात है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, है ना, आराम से पढ़ो, ये टॉपिक रख लो। मैं टेलीग्राम पे ये शीट शेयर कर दूंगा अभी, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और जितना हो सकेगा मैं अगले कुछ दिनों में वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।